हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बज गए हैं रात के 11 और वक्त है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, है ना। तो कैसी गई आपके अकाउंट्स की क्लास। जैसे कि हमेशा मैं पूछता हूँ, और अब हमने करना है बिजनेस साइकिल, जो हमने लास्ट क्लास में शुरू करा था, याद है आप लोगों को। तो बिजनेस साइकिल, जिसका दूसरा नाम होता है ट्रेड साइकिल, कितने फेसेस होते हैं? 4। पर हमने बिजनेस साइकिल के चारों फेसेस के बारे में बात करी थी लास्ट क्लास में। याद है ना बेटा? पक्का 100% है ना? सो शुरू करते हैं क्या? हम शुरू करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में बिजनेस साइकिल। तो दोबारा से अपने दोस्तों को सबको बुला लीजिए। रात के 11 बज चुके हैं और वक्त है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। अच्छे तरीके से इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट करने का वक्त आ चुका है, ठीक है। सो ये 4 फेसेस हैं आपके सामने। एक्सपेंशन फेस, जिसको हम बोलते हैं बूम और अस्विंग। पीक फेस, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्पेरिटी माने सक्सेस। कॉन्ट्रेक्शन फेस यानी कि डाउन स्विंग और रिसेशन। और ट्रफ या फिर डिप्रेशन, मतलब कि जब इकॉनमी अपने लोएस्ट पॉइंट पे होती है उसको बोलते हैं ट्रफ या फिर डिप्रेशन। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात। सो ये 4 फेसेस होते हैं बच्चों। एक्सपेंशन फेस, पीक फेस, कॉन्ट्रेक्शन फेस और ट्रफ फेस। दोबारा बताना। एक्सपेंशन फेस, पीक फेस, कॉन्ट्रेक्शन फेस और ट्रफ फेस। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी, हाईलाइट बता देता हूं कि क्या क्या पॉइंट मैंने आपको बताए थे। जैसे एक्सपेंशन फेज के अंदर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तो बेटा बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ता है, कंट्री का नेशनल आउटपुट बढ़ता है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। बैंक भी ज्यादा क्रेडिट देना शुरू करता है, बट इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती। जो भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। बात समझ आएगा बेटा अच्छे तरीके से पक्का। धीरे धीरे करके एक ऐसा समय आया जहां पे इनपुट शॉर्ट पड़ना शुरू हो जाते हैं और इकोनॉमी स्टेबल होना शुरू हो जाती है। और उस पॉइंट को बोलते हैं पीक, यानी कि टॉप और हाईएस्ट पॉइंट, जहां पे आउटपुट का प्राइस भी इंक्रीज होता है, इनपुट का प्राइस भी इंक्रीज होता है, और फिक्स इनकम अर्नर जो होते हैं उनकी इनकम के ऊपर या उनके ऊपर दबाव आना शुरू होता है। जो फिक्स इनकम अर्नर होते हैं वो अपने कंज्यूमर एक्सपेंडिचर को रिवाइज और रिव्यू करना शुरू कर देते हैं कि क्या खरीदें क्या ना खरीदें, स्पेशली ड्यूरेबल आइटम के केस में, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रेक्शन फेस आता है, यानी कि धीरे धीरे करके चीजें फॉल करना शुरू कर जाती हैं। इन्वेस्टमेंट गिरना शुरू हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट गिरना शुरू हो जाती है। शुरुआत में तो एक प्रोड्यूसर कोशिश करता है कि जितना मेंटेन करा हुआ था उतना ही मेंटेन करा जाए, लेकिन जैसे जैसे चीजें बिगड़ती हैं उसकी वो ऑप्टिमिस्टिक सोच पेसिमिस्टिक हो जाती है। मतलब आपको समय के अनुसार समझ जाना चाहिए, आपको पल्स ऑफ द इकोनॉमी को समझना चाहिए, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। इसके अंदर मैंने कोविड का एग्जांपल दिया था कि ड्यूरिंग कोविड काफी लोगों ने, जैसे हफ्ता भर, 15 दिन, 10 दिन लॉकडाउन लगता जा रहा था ना, तो उन्होंने कोशिश करी चलो संभाल लेते हैं, चलो काम अपना बंद नहीं करते हैं, चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। लेकिन महीने का रेंट जा रहा है 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। तो एट द एंड ऑफ द डे 6-6 महीने के लिए लॉकडाउन हो गया तो उनको बंद करना ही पड़ा। कॉन्ट्रेक्शन जब आगे बढ़ जाए तो उसको डिप्रेशन कहते हैं, और आगे बढ़ जाए तो उसको ट्रफ। बात समझ आगे बेटा अच्छे तरीके से। एक ही बात है, मतलब लोएस्ट पॉइंट ट्रफ और डिप्रेशन इज करेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मेरे बात समझ गए? स्लगिश मतलब सब कुछ इतना स्लोअर डाउन हो गया है, प्रोडक्टिविटी इतनी लोअर डाउन हो गई है कि आप अगर दुकान पे जा भी रहे हो तो आपको लग रहा है कि यार मैं बैठा हूँ सुबह से मेहनत कर रहा हूँ, बट गले में कुछ भी नहीं है। मतलब मैं खोल के देख रहा हूँ गल्ला, तो उसके अंदर 30, 40, 50 रुपए पड़े हुए। सो दिस इज, ये वाला पॉइंट क्या होता है? इस वाले पॉइंट को बोलते हैं बेटा हम ट्रफ। बात समझ रहा है बेटा अच्छे तरीके से। अब इकोनॉमी की रिकवरी होती है, और ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। इकोनॉमी की रिकवरी से एक्सपेंशन होना शुरू होता है, तो ये लिखा हुआ है, द इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट एंडलेसली, इट रीचेस द लोएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉल्ड ट्रफ एंड दैट स्टार्ट रिकवरिंग। ट्रफ जनरली लास्ट फॉर सम टाइम एंड मार्क्स द एंड ऑफ पेसिमिज्म एंड बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म। मतलब पहले जो सारे नेगेटिव हो गए थे और इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी थी, बिजनेस करने का बिल्कुल मन नहीं था, अब चीजें थोड़ा रिवर्स होना शुरू होती हैं और चीजें ऑप्टिमिस्टिक हो जाती हैं। This reverses the process. The process of reversal is initially felt in the labor market. Pervasive unemployment forces a worker to accept wages lower than the prevailing rate. The producer anticipates lower cost and better business environment. A time comes when business confidence takes off and gets better, better and better. समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात बोलो हाँ या ना? इसको बोलते हैं क्या बेटा? इसको बोलते हैं रिकवरी। So it is very difficult to predict the turning point of business cycle.
Economists use changes in a variety of activity to measure the business cycle and to predict where the economy is headed towards. बात समझ आ गई? These are called indicators. अब हमने तीनों इंडिकेटर के बारे में बात करनी है कि कैसे कैसे इकोनॉमिस्ट को पता चलता है कि एक्सपेंशन फेज से कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन से डिप्रेशन, फिर डिप्रेशन से दोबारा रिकवरी आने वाला है. देखो बेटा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था बिजनेस साइकिल. पहले बताओ, सब लोग आ गए हैं ना? क्लास स्टार्ट हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से सबको टाइम पता, तो सब लोग आ चुके होंगे. और अब हम नया टॉपिक कर रहे हैं. अभी तक जो मैंने बोला वो मैंने लास्ट क्लास वाला एक बार रिवाइज कराया, एक बार रीकैप दिया कि मैंने क्या करवाया था. अब करेक्टराइज्ड मैंने बताया था कि करा ऐसे जाता है कि लेंथ ऑफ वन फेज ऑफ बिजनेस साइकिल इज नॉट डेफिनेट. मतलब एक फेज ऑफ बिजनेस साइकिल की क्या लेंथ होगी किसी को नहीं पता. कितना बड़ा बिजनेस साइकिल होगा किसी को नहीं पता. अब मेरी बात समझ रहे हो? समझ रहे हो अच्छे तरीके से बात? सो लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर और कॉन्करेंट. अब मेरी बात समझ रहे हो बेटा अच्छे तरीके से? ये तीन अलग अलग है ना, लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर और कॉन्करेंट. ये बताते हैं कि कौन सा फेज आने वाला है. अब मेरी बात समझ गए? एक तो होता है कि क्या बोला मैंने, लेंथ नहीं पता कि कितनी देर के लिए कब खत्म होगा, लेकिन ये पता चल जाता है, अनुमान लग जाता है कि कौन सा फेज आने वाला है. जैसे हम में से एक है इन तीनों में से लीडिंग इंडिकेटर, यानी कि फ्यूचरिस्टिक, जो कि इन बेसिस पे बताता है कि क्या आने वाला है. जब रियल आउटपुट चेंज नहीं होता उससे भी पहले बता दे अगर कोई इंडिकेटर कि कौन सा फेस आने वाला है, एक्सपेंशन फेस आने वाला है या कॉन्ट्रैक्शन फेस आने वाला है, तो उस इंडिकेटर को बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर. जैसे लिखा हुआ है, अ लीडिंग इंडिकेटर इज मेजरेबल इकोनॉमिक फैक्टर दैट चेंजेस बिफोर द इकोनॉमी स्टार्ट टू फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न. इकोनॉमी एक पर्टिकुलर पैटर्न स्टार्ट करने से पहले ही अगर बता पाए, इन अदर वर्ड दोज वेरिएबल दैट चेंज बिफोर द रियल आउटपुट चेंज आर कॉल्ड लीडिंग इंडिकेटर. बात समझ आ गया बेटा अच्छे तरीके से? बोलो पक्का 100% है ना? मतलब वो सारे वेरिएबल जो कि रियल आउटपुट प्रोड्यूस होने से पहले ही बता दें कि कौन सा फेस आने वाला है, उसको बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर. एग्जांपल के तौर पे अगर न्यू ऑर्डर आना शुरू कर दें कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स के, तो इससे पता चल रहा है कि लोग इन्वेस्टमेंट करने को अब तैयार हैं. इसका मतलब उनका काम चल रहा है, क्योंकि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर करने को तैयार है. इसका मतलब एक्सपेंशन फेस आने वाला है, या फिर इकोनॉमी रिकवर करने वाली है. अगर फॉर एग्जांपल जैसे न्यू ऑर्डर आ रहा है ज्यादा से ज्यादा एसी का, या फिर प्रोजेक्टर्स का, या कुछ मशीनरी का, तो इससे पता चल रहा है कि लोग ऑफिसेस ओपन कर रहे हैं. इससे पता चलता है कि लोग अपने बिजनेस ओपन कर रहे हैं, कोई अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर रहा होगा, कोई अपना जिम ओपन कर रहा होगा. तभी तो एसी का ऑर्डर आ रहा है ना. एसी को रोड पे तो लगाएंगे नहीं, सड़क पे तो लगाएंगे नहीं. तो इससे पता चलता है कि लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसका मतलब एक्सपेंशन फेस आएगा ना. तो न्यू ऑर्डर फॉर कैपिटल और कंज्यूमर गुड, या फिर चेंज इन स्टॉक प्राइस. मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से बोलो हाँ ना पक्का? चेंज इन स्टॉक प्राइस, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर. समझ के बेटा अच्छे तरीके से बात बोलो हाँ ना पक्का? सो लीडिंग इंडिकेटर एक ऐसा मेजरेबल इकोनॉमिक फैक्टर है जो, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिफोर द इकोनॉमी स्टार्ट टू फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न. समझ के बेटा अच्छे तरीके से बात पक्का? सो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एग्जांपल लिखे हुए हैं जो मैंने आपको समझाया. जैसे वैल्यू ऑफ न्यू ऑर्डर फॉर कंज्यूमर गुड, न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट और बिल्डिंग परमिट फॉर प्राइवेट हाउसेस, फ्रैक्शन ऑफ कंपनी रिपोर्टिंग स्लोअर डिलीवरी, इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड मनी ग्रोथ रेट आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रैकिंग एंड फोरकास्टिंग. फोरकास्टिंग का मतलब यही हुआ कि ये फ्यूचरिस्टिक है. फोरकास्टिंग वर्ड का मतलब क्या है? फ्यूचरिस्टिक है. सो हेल्प्स इन फोरकास्टिंग चेंजेस इन बिजनेस साइकिल. So leading indicator through widely used to predict the changes in the economy are not always accurate. बात समझ बेटा अच्छे तरीके से? लीडिंग इंडिकेटर उतना ज्यादा एक्यूरेट कभी कभी नहीं होता, क्योंकि फोरकास्टिंग है, प्रेडिक्शन ही है एक तरह से एट द एंड ऑफ द डे. समझ के बेटा अच्छे तरीके से बात बोलो हाँ ना? 100% है ना? पक्का बच्चों? पक्का बच्चों? आगे बढ़े? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लैगिंग इंडिकेटर. लैगिंग इंडिकेटर मतलब जब रियल आउटपुट में चेंज आ जाए, जिस दिशा में इकोनॉमी जा रही हो और प्रोडक्शन हो चुकी हो, उस बेसिस पे बताना कि कौन सा फेज चल रहा है. मतलब बिफोर द रियल आउटपुट चेंजेस वो था लीडिंग इंडिकेटर, आफ्टर द रियल आउटपुट चेंजेस वो है लैगिंग इंडिकेटर. बात समझ आ गई बेटा अच्छे तरीके से बोलो हाँ ना पक्का?
सो क्या लिखा हुआ है, लैगिंग इंडिकेटर रिफ्लेक्ट द इकोनॉमी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस and change in these indicators are observable only after an economic trend or pattern has already occurred. In other words, variables that change after the real output changes are called lagging indicator. If leading indicator signal the onset of business cycle, lagging indicator confirm these trend. बात समझ रहे भाई, लीडिंग इंडिकेटर अनुमानित बताते हैं, सिर्फ फोरकास्ट करते हैं, लैगिंग इंडिकेटर कंफर्म करते हैं कि जैसा बताया गया था वैसा ही हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो आप समझ जाओ कौन सा फेज चल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा जब आएगा तभी तो पता चलेगा ना कि बेरोजगारी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो समझ जाओ कॉन्ट्रैक्शन फेज है। या फिर अगर लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, समझ जाओ एक्सपेंशन फेज है। लेबर कॉस्ट तब बढ़ती है जब वेजेस ज्यादा मिल रही हो लेबर को। या फिर कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ रहा है तो समझ जाओ एक्सपेंशन फेज है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट कम हो रहा है तो समझ जाओ कॉन्ट्रैक्शन फेज है। मतलब ये चीजें होने के बाद अगर कोई इंडिकेटर बताता है कि क्या होने वाला है तो वो लैगिंग इंडिकेटर है। तो लीडिंग और लैगिंग भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। लीडिंग इंडिकेटर पहले ही बता देता है, लैगिंग इंडिकेटर बाद में बताकर कंफर्म करता है ट्रेंड को। देखो ये वर्ड लिखा हुआ मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपके लिए, क्या लिखा हुआ है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है हाईलाइट कर रहा हूं, लिखा हुआ है लैगिंग इंडिकेटर रिफ्लेक्ट द इकोनॉमी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस एंड change in these indicators are observable only after an economic trend or pattern has already occurred. समझ गए बेटा अच्छी तरीके से बात, बोलो हाँ ना पक्का। only after pattern has already occurred। यहां पे देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है if leading indicators signal the onset of business cycle, lagging indicator confirm these trends। जो लैगिंग इंडिकेटर है वो कंफर्म करते हैं इस ट्रेंड को। समझ के बेटा अच्छी तरीके से बात, जो लैगिंग इंडिकेटर वो कंफर्म कर दे ट्रेंड को। समझ के बेटा अच्छी तरीके से बात, बोलो हाँ है ना पक्का 100% है ना बेटा, सब लोगों को बात समझ आ गई। तो लैगिंग इंडिकेटर कंसिस्ट ऑफ मेजर द चेंजेस आफ्टर इकोनॉमी हैज एंटर्ड अ पीरियड ऑफ फ्लक्चुएशन। ठीक है, अगला आता है थर्ड टाइप ऑफ इंडिकेटर, कॉन्करेंट। कॉन्करेंट इंडिकेटर आपको लग रहा होगा अभी करंट है, जैसे लीडिंग इंडिकेटर फ्यूचर हो गया, लैगिंग इंडिकेटर पास्ट हो गया, तो कॉन्करेंट आपको लग रहा होगा कि प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है, कॉन्करेंट इंडिकेटर बस बताता है जो फेज चल रहा है वो फेज की इंटेंसिटी कितनी है। जैसे एक्सपेंशन फेज हो सकता है, लेकिन यूएसए में आया एक्सपेंशन फेज और श्रीलंका में आया एक्सपेंशन फेज, दोनों अलग अलग होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो, यूएसए का कॉन्ट्रैक्शन श्रीलंका के लिए एक्सपेंशन हो सकता है। तो कॉन्करेंट आपको इंटेंसिटी बताता है कि जोन सा फेज चल रहा है वो कितना डिटेल्ड है और कितना इंटेंस है। अब मेरे बात समझ के बेटा अच्छी तरीके से, क्या लिखा हुआ देखो, कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर और ऑल्सो कॉल्ड कॉन्करेंट इंडिकेटर coincide or occur simultaneously with the business cycle movement. Since they coincide fairly closely with changes in the cycle of economic activity, they describe the current state of business cycle. In other words, these indicators give information about the rate of change of the expansion. क्या बताया मैंने, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी। अब मेरी बात समझ गए, एक्सपेंड हो रहा है तो कौन से रेट से हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कौन से रेट से हो रहा है, बात समझ आ गई। ऑफ मोर और लेस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। अ फ्यू एग्जांपल ऑफ कोइंसिडेंट इंडिकेटर आर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन, पर्सनल इनकम, रिटेल सेल एंड फाइनेंशियल मार्केट ट्रेंड सच एज स्टॉक मार्केट प्राइसेस। समझ के बेटा अच्छे तरीके से बात। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्करेंट। तो हमने लास्ट क्लास में पांचों फेसेस पढ़े थे। अब मैं आपको तीन इंडिकेटर बता रहा हूं, नाम बोल रहा हूं दोबारा से, लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर और कॉन्करेंट। दोबारा बताना, लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर और कॉन्करेंट। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात। लीडिंग इंडिकेटर कौन सा है, जो बताता है कि क्या, बोलो दोबारा से, बिफोर द रियल आउटपुट इज प्रोड्यूस, उसके पहले ही बता दे कि हाँ यार मार्केट के अंदर ये ट्रेंड आने वाला है, बात समझ आ गई। दूसरा लैगिंग इंडिकेटर क्या बताता है, लैगिंग इंडिकेटर बताता है वो चीज एक्चुअली होने के बाद। और कॉन्करेंट क्या बताता है, कॉन्करेंट बताता है, बिल्कुल सही समझा आपने, उसकी इंटेंसिटी यानी कि रेट ऑफ चेंज। समझ के बेटा अच्छे तरीके से बात, बोलो हाँ या ना पक्का। तो हमारा अगला टॉपिक आता है देवी और सज्जनों, फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। और बड़े आसान है,
अगर मैं आपको इतनी देर से ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल आपको थोड़े बहुत तो ऊपर ऊपर से समझ आ गए होंगे। जैसे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बिजनेस साइकिल अकर पीरियोडिकली, do not exhibit the same regularity, the duration of these cycle vary, the intensity of fluctuation also vary। तो मैं आपको ये बात समझा चुका हूं पहले कि बिजनेस साइकिल आता जाता रहता है बट सेम रेगुलरिटी वैसा जरूरी नहीं है, और बिजनेस साइकिल की ड्यूरेशन भी वेरी करती है, इंटेंसिटी भी फ्लक्चुएट करती है। कभी कभी रिसेशन, ग्रेट रिसेशन और ग्रेट डिप्रेशन बन जाता है, महामंदी आ जाती है, एक नहीं बहुत सारे देशों में आ जाती है, तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, और कभी कभी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। अब मेरे पास समझ के बेटा अच्छे तरीके से बोलो हाँ या ना। अगला, बिजनेस साइकिल हैव डिस्टिंक्ट फेसेस ऑफ एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रफ। समझ के बेटा अच्छे तरीके से बात। These phases seldom display smoothness and regularity. The length of each phase is not definite. बात समझ आएगा बेटा अच्छे तरीके से। हर एक फेज की जो लेंथ है वो डेफिनेट नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। किसी देश के अंदर एक्सपेंशन 6 महीने चल सकता है और किसी फेज में, किसी देश के अंदर 10 साल भी ड्यूरेशन हो सकता है। अब मेरी बात समझ रहे हो? डेफिनेट नहीं है कि कितने टाइम पीरियड के लिए एक्सपेंशन होगा। ऐसा कुछ आपस में लोग बात नहीं करते कि यार कल तो 8 जून है, कल तो यार एक्सपेंशन फेज खत्म होने वाला है, मतलब आज तो जितना प्रॉफिट हुआ है उतना हो गया, कल से उतना प्रॉफिट नहीं होगा। ये बकवास है, ऐसा नहीं होता। कोई डेट थोड़ा है, कोई त्योहार थोड़ा है कि अभी आएगा और कभी नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिजनेस साइकिल है, ये इकोनॉमिक्स है। धीरे धीरे करते करते एक्सपेंशन फेज चल रहा होगा, पता नहीं चलेगा पीक है, होने के बाद लोग ऑब्जर्व करेंगे यार कि अब जो रेट ऑफ एक्सपेंशन था वो उतना नहीं है, तो पीक आ चुका है। फिर होने के बाद लोगों को पता लगेगा कि हाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिसेशन चल रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं है। तो जो फेज का टाइम पीरियड है वो डेफिनेट नहीं होता। बात समझ आएगा बेटा अच्छे तरीके से पक्का? कितने पॉइंट हो गए दोबारा बताना। एक तो सेम रेगुलरिटीज के साथ आता है लेकिन इंटेंसिटी फ्लक्चुएट करती है, ड्यूरेशन वेरी करती है, बोलो हाँ है ना? अगला, बिजनेस साइकिल हैव डिस्टिंक्ट फेसेस ऑफ एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रफ। These phases seldom display smoothness and regularity. The length of each phase is not definite. अगला, business cycle generally originate in free market economies. बात समझ आ गई? जो बिजनेस साइकिल है वो ओरिजिनेट होती है फ्री मार्केट इकोनॉमी में, मतलब कि ऐसी इकोनॉमी जहां पे सोशलिज्म है, वहां पे फ्लक्चुएशंस होना बड़ा ना के बराबर है, क्योंकि सरकार हमेशा इन्वॉल्व रहती है। फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है जैसे यूएसए, सिंगापुर, यूके, बैंकॉक, जहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम है, तो वहां पे प्राइवेट सेक्टर की तरफ से सब कुछ चलता है, वहां पे फ्लक्चुएशन होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो वहां पे बिजनेस साइकिल ओरिजिनेट होती है, पहले एक देश के अंदर होती है, फिर धीरे धीरे करके हर एक देश के अंदर जाने लगती है। अब मेरे पास समझ के बेटा अच्छे तरीके से पक्का? सो दे आर परवेसिव एज वेल, मतलब हर जगह होते हैं। Disturbances in one or more sector get easily transmitted to all other sector। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेक्टर के अंदर कोई डिस्टर्बेंस आएगी या एक सेक्टर अच्छा काम कर रहा होगा तो उसका इंपैक्ट दूसरे सेक्टर के ऊपर भी देखने को मिलेगा। सो कितने पॉइंट हो गए बेटा? सबसे पहला, बिजनेस साइकिल अकर पीरियोडिकली। अगला, बिजनेस साइकिल हैव डिस्टिंक्ट फेसेस। अगला, बिजनेस साइकिल जनरली ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमी। उससे अगला, although all sectors are adversely affected by business cycle, some sectors like durable consumer goods are affected in a greater sense compared to agriculture sector. The industrial sector is more prone to the adverse effect of trade cycle। सारे सेक्टर को इंपैक्ट पहुंचता है लेकिन कुछ सेक्टर को ज्यादा इंपैक्ट पहुंचता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे इंडस्ट्रियल गुड्स जो होते हैं या इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होता है is more prone to adverse effect of trade cycle। अब मेरी बात समझ गए? मतलब वहां नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हैं। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? वहां पे नुकसान होने के चांसेस, जैसे ना कैपिटल गुड इंडस्ट्री कौन सी होती है, ड्यूरेबल आइटम्स कौन सी होती हैं? आपके घर पे जो सोफा है वो ड्यूरेबल है, आपके घर पे जो टीवी है वो ड्यूरेबल आइटम है, मतलब उसका जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा देर है। सोफा आप आए दिन या हर महीने नहीं खरीदते,
5 साल 7 साल में खरीदते हो। जब एक्सपेंशन फेज चल रहा होता है तो इंसान की जेब में पैसा होता है, तो वो ऐसी चीजें आसानी से खरीद लेता है कि गया सोफा ले लिया, गया टीवी ले लिया, गया एसी ले लिया। अब मेरी बात समझ गई अच्छे तरीके से। बट जब कॉन्ट्रैक्शन फेज चल रहा होता है तो सबसे पहले इन्हीं चीजों को इंसान कट ऑफ करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो ड्यूरेबल आइटम है ना, वो थोड़ा लग्जरी और कंफर्ट में भी आती है। लेकिन जब जेब में पैसा नहीं है तो काहे का कंफर्ट और काहे की लग्जरी। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से बोलो हाँ या ना, पक्का। सो all sectors are adversely affected by business cycle. Some sectors such as capital good industry, durable consumer goods are disproportionately affected. समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात। बिजनेस साइकिल एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है, यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स और रीजन नहीं होते हमेशा इसके, और बिजनेस साइकिल को सही तरीके से एक्यूरेट नहीं करा जा सकता, बड़ा डिफिकल्ट है इसको सही तरीके से एक्यूरेट करना। बात समझ बेटा अच्छे तरीके से, एक्यूरेट तरीके से प्रिडिक्ट करना। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात, बोलो हाँ है ना, पक्का 100% है ना। एक बार दोबारा बोलता हूँ, 5 फेसेस हो गए। पहला, बिजनेस साइकिल की जो ड्यूरेशन है वेरी करती है। दूसरा, बिजनेस साइकिल वेरी करता है स्मूथनेस और रेगुलरिटी में, इसके फेस का जो टाइम पीरियड होता है वो डेफिनेट नहीं होता। अगला, बिजनेस साइकिल फ्री मार्केट इकोनॉमी से शुरू होती है, ओरिजिनेट होती है। अगला, बिजनेस साइकिल का सबसे ज्यादा इंपैक्ट पहुंचता है ड्यूरेबल गुड्स को या फिर इंडस्ट्रियल गुड्स को। लास्ट, बिजनेस साइकिल कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, हमेशा बिजनेस साइकिल का कारण सेम नहीं होता। बिजनेस साइकिल कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, हमेशा बिजनेस साइकिल का कारण सेम नहीं होता। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात, बोलो है ना, पक्का 100% है। चलो बेटा, तो पढ़ाई 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 बहुत ज्यादा हो जाती है कभी कभी, मतलब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करता हूँ, और आजकल के बच्चे ज्यादातर अपने टीचर से डिमांड करते हैं कि टीचर थोड़ा सा मजाक वगैरह भी करे। मेरा सब्जेक्ट ही ऐसा है, और ये डिमांड करते हैं कि टीचर को बढ़िया शेर व शायरी आनी चाहिए तो वो बढ़िया टीचर है। मतलब ऐसा बच्चों के मानना है, और बिल्कुल सही भी है, कोई दिक्कत नहीं है, इंसान को ऑलराउंडर होना चाहिए, है ना। तो आज मैं आपके लिए पढ़कर एक बढ़िया शेर लेकर आया हूं, उसके पीछे का मीनिंग भी समझाऊंगा, क्योंकि जो चीज मुझे जिस तरीके से हिट करती है, मैं सोचता हूं कि अगर उसका मीनिंग अच्छे तरीके से सामने वाले को समझा दिया जाए तो उसको भी हिट करेगी वो चीज। तो मतलब देखो, मैं खुद नहीं बनाता और ना मैं इस चीज का कोई शौकीन हूं कि शेर वगैरह बनाऊं, लेकिन एफर्ट लगा रहा हूं आपके लिए। एफर्ट में कोई कमी नहीं आएगी मेरी तरफ से, कि आपको अगर वो चीज पसंद है कि अगर पढ़ाते पढ़ाते कोई 2 मिनट के लिए बोल दे तो लो जी, मैं भी कर सकता हूं। तो जैसे जिंदगी में ना कभी हारना नहीं चाहिए यार, मतलब कोशिश तो हर कोई कर रहा है, और काफी लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपको गिराने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको ऐसा लगेगा यार आपके जैसा सोचा था वैसे ही डायरेक्शन में चीजें नहीं जा रही हैं। अब मेरी बात समझ रहे हो? तो चीजें थोड़ी गड़बड़ हो जाती हैं। ऐसे केस में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको गिराया गया है या आप गिर गए अपनी किस्मत की वजह से, तो आपको दोबारा से कोशिश करनी है, चाहे 2 बार हो, 5 बार हो, 10 बार हो या 100 बार हो। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात। तो इसके लिए एक शेर है, मैंने अपने खुद के इंस्टीट्यूट में एक दीवार के ऊपर भी लिखवाया था जब इंस्टीट्यूट ओपन हुआ था। अगर कुछ पुराने बच्चे ये वीडियो को देखेंगे तो उनको पता होगा कि घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो गिर के उड़ा वही जिंदा है। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से पक्का, कि हर किसी के लाइफ में या फिर वो जो गोल अचीव करना चाहता है, कहीं बैरियर्स आते हैं, पर जीता वही है और जिंदा वही है जो कोशिश करता रहे और उन बैरियर्स को पार करके अपनी मंजिल को अचीव करने की कोशिश करे, है ना जी। आइए तो अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, कि बिजनेस साइकिल के जो कॉन्सिक्वेंसेज है, जो इम्पैक्ट हैं, वो इन सब चीजों पे पड़ते हैं। इनमें से किसी चीज को बिजनेस साइकिल से अलग नहीं रख सकते आप। क्या चीज? जैसे आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन। अगर ये बढ़ेंगी तो एक्सपेंशन फेस, कम होगी तो कंट्रैक्शन फेस। समझ गए? बिजनेस साइकिल इंटरनेशनल इन कैरेक्टर है। इंटरनेशनल कैरेक्टर समझते हो? किसी एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं आता एक्सपेंशन फेस, शुरुआत हो सकती है वहां से, लेकिन धीरे धीरे करके शहरों तक, धीरे धीरे करके पूरे देश में, धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में इसके इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। कहीं पे अगर रिसेशन चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है,
हर जगह उसके देखने को मिलेंगे। अगर कहीं पे एक्सपेंशन चल रहा है तो हर जगह देखने को मिलेंगे। आप मेरी बात समझ गए? और बिजनेस साइकिल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से, बिजनेस साइकिल के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं लोगों के वेल बीइंग के ऊपर। समझ के बेटा अच्छे तरीके से बात बोलो, हाँ है ना? 100% है ना? 100% है ना? बहुत बढ़िया। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल? ये रे कॉजेज, इंटरनल और एक्सटर्नल कॉज। ठीक है जी, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? कॉजेज मतलब क्या कारण हो सकते हैं बिजनेस साइकिल के। इंटरनल मतलब इंटरनल टू अ कंट्री, विद इन अ कंट्री जो पॉइंट बिजनेस साइकिल के किसी भी फेस में रिजल्ट करते हैं। और एक्सटर्नल कॉज मतलब आउटसाइड द कंट्री, इंटरनेशनल फैक्टर्स। बात समझ आएगा बेटा अच्छी तरीके से बोलो, हाँ है ना? पक्का? सो इंटरनल और एक्सटर्नल कॉज ये हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला पॉइंट है चेंज इन अफेक्टिव डिमांड। बड़ा आसान पॉइंट है। अफेक्टिव डिमांड क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। क्या होता है आपको पता है? आपने पढ़ा है पहले भी ये इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा है? इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो बेटा अफेक्टिव डिमांड का मतलब जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में इक्वल होते हैं उसको अफेक्टिव डिमांड कहते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है फ्लक्चुएशन इन अफेक्टिव डिमांड। फ्लक्चुएशन इन अफेक्टिव डिमांड का मतलब अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगी या एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा होगी तो बेटा फेस और बिजनेस साइकिल के ऊपर फर्क पड़ेगा। बोलो हाँ है ना? तो बेटा फेस और बिजनेस साइकिल के ऊपर फर्क पड़ेगा। जैसे अगर एडीए से ज्यादा है तो इसका मतलब मार्केट में डिमांड ज्यादा है, लोग कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। तो बेटा आ सकता है इसकी वजह से एक्सपेंशन फेस। बात समझ आ गई? लेकिन अगर मार्केट में डिमांड कम हो गई तो उसका उल्टा आ जाएगा। कौन सा फेस आएगा? बिल्कुल सही समझा आपने बेटा, कॉन्ट्रैक्शन फेस। अगर सप्लाई ज्यादा डिमांड कम है तो कौन सा फेस आएगा? ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन फेस। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? पक्का? 100% है? बात समझ आई? पहला पॉइंट समझ आया? तो अगर अफेक्टिव डिमांड में चेंज आता है तो उसकी वजह से फ्लक्चुएशंस आएंगी, उसकी वजह से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन फेस आएगा। या इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की आप बात करो तो ये दोनों भी तो एग्रीगेट डिमांड के पार्ट हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माने जी और इन्वेस्टमेंट माने आय। और आपको पता नहीं है एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? मैंने आपको पिछले चैप्टर में समझाया। एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है। याद आया? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। याद आया? याद आया? तो एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स हैं ये। एग्रीगेट डिमांड मतलब जो हमारे बनाए गए गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होती है, जो हमारे देश में सामान बना उसकी जो डिमांड हो रही है, कहीं से भी हो, हमारे देश से हो या बाहर से हो, उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। है ना? 4 कंपोनेंट्स होते हैं इसके, यानी कि सी माने प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई माने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी माने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्स माइनस एम माने नेट एक्सपोर्ट। समझ के बेटा अच्छे तरीके से बात? 4 कंपोनेंट होते हैं ना? बोलो बेटा हाँ है ना? पक्का? अगर इसमें से एक भी कंपोनेंट के अंदर चेंज आया तो वो एग्रीगेट डिमांड को इंपैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। करेगा सर? अगर एक भी कंपोनेंट में चेंज आया तो वो एग्रीगेट डिमांड को इंपैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। करेगा ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अगर इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ एक पॉइंट की इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा होती है, हालांकि इन्वेस्टमेंट याद रखना एक मोस्ट वॉलेटाइल कंपोनेंट है। मोस्ट वॉलेटाइल का मतलब जो सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट करे। अब मेरी बात समझ रहे हो? इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जो बहुत बढ़ती है, बहुत कम होती है, मतलब वॉलेटाइल है, मतलब फ्लक्चुएट करती है। बात समझ आ गई बेटा अच्छे तरीके से? सिमिलरली एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर ये पॉइंट लिखे हुए हैं दूसरे और तीसरे नंबर पे तो इसका मतलब क्या है? अगर इनमें चेंज आएगा तो एग्रीगेट डिमांड में चेंज आएगा?
एग्जाम्पल के तौर पे अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है तो एक्सपेंशन फेस आएगा, इन्वेस्टमेंट कम होती है तो कॉन्ट्रेक्शन फेस आएगा। समझ गए बेटा? अच्छे तरीके से बात बोलो, हाँ या ना? पक्का? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल ले लो। अगर गवर्नमेंट ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है तो एक्सपेंशन फेस आएगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मैटर करता है कि नहीं करता? और अगर गवर्नमेंट कम एक्सपेंडिचर करती है तो कॉन्ट्रेक्शन फेस आएगा। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? जैसे मैंने बताया ना, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जैसे रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ऐसे देशों के अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज्यादा होता है। ये फ्री मार्केट इकोनॉमीज नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है तो इसका मतलब वो बचा लेगी इकोनॉमी को। गवर्नमेंट कभी खुद की तरफ से भी खर्चा करके एग्रीगेट डिमांड को मेंटेन रखती है ताकि देश के अंदर रिसेशन ना आए। आप मेरी बात समझ गए? सो अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज होता है, तो वो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन को इंपैक्ट करेगा। ठीक है जी? या फिर अगला पॉइंट, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने दो पॉलिसी पढ़ी है, बताओ कौन कौन सी? मैक्रो इकोनॉमिक्स में दो पॉलिसी पढ़ी है। एक पढ़ी है आपने बेटा फिस्कल पॉलिसी और दूसरी आपने पढ़ी है मॉनेटरी पॉलिसी, है ना जी? एक पढ़ी है फिस्कल पॉलिसी और दूसरी पढ़ी है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है? फिस्कल पॉलिसी कौन सी होती है बेटा? फिस्कल पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट संभालती है, बाय गवर्नमेंट, है ना? और मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी होती है? जो कि कौन संभालता है? एक होती है फिस्कल पॉलिसी जो कौन संभालता है? गवर्नमेंट। और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी जो कौन संभालता है? बेटा मॉनेटरी पॉलिसी संभालते हैं, बिल्कुल सही, आरबीआई, हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक। तो इनकी वजह से भी क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। अगर बैंक रेट या रेपो रेट, जो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, देखो डिटेल में नहीं आएगा लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपको आना चाहिए ना। अगर बैंक रेट और रेपो रेट में चेंजेस आते हैं, अगर बैंक रेट कम हो जाए, बैंक रेट समझते हो ना आप, आरबीआई जिस रेट के ऊपर कमर्शियल बैंक को लोन देता है उसको बैंक रेट कहते हैं। अगर बैंक रेट कम हो जाए तो लोन ज्यादा दिया जाएगा, बोलो बेटा हाँ है ना? लोन ज्यादा दिया जाएगा तो बिजनेसमैन लोन ज्यादा लेंगे और वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब मेरे बात समझ गए बेटा अच्छे तरीके से? बोलो हाँ है ना? बिजनेसमैन लोन ज्यादा देंगे तो वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। बोलो बेटा हाँ है ना? पक्का 100% है ना? तो इसका मतलब मॉनेटरी पॉलिसी में एग्जांपल दे रहा हूं कि आरबीआई कैसे इसके अंदर ज्यादा चेंज करके एक्सपेंशन फेस ला सकता है। अगर गवर्नमेंट चाहती है या बैंक चाहता है, सेंट्रल बैंक चाहता है कि हमारे देश के अंदर एक्सपेंशन फेस आए, तो फिर बैंक रेट कम करके उनको लोगों को प्रमोट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सिमिलरली सरकार के हाथ में भी दो चीजें हैं। ऑब्वियसली सरकार जो टैक्स कलेक्ट कर रही है और सरकार जो हमारे ऊपर स्पेंडिंग कर रही है वो सरकार के हाथ में ही है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर सरकार चाहती है कि एक्सपेंशन फेस आए तो सरकार को लोगों के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को प्रमोट करना चाहिए, यानी कि लोग ज्यादा खर्च करें। उसके लिए डिस्पोजेबल इनकम बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि लोगों का टैक्सेस कम करना पड़ेगा। बोलो बेटे हाँ या ना? पक्का? तो डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और एक्सपेंशन फेस आएगा। जो मैं आपको समझा रहा हूं उसका उल्टा भी आप समझ पा रहे हो ना, कि अगर सरकार थोड़ा सा चीजों को कम करना चाहती है, सरकार चाहती है कि लोग खर्च कम करें, तो बैंक रेट को बढ़ा देंगे वाइसा वर्सा, या टैक्सेस को बढ़ा देंगे वाइसा वर्सा। ये सब कुछ किस में आता है? ऑब्वियसली मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में आता है। ये सब कुछ किस में आता है? ऑब्वियसली मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में आता है। क्या सब लोगों को अच्छे तरीके से बात समझ आ गई बेटा? बोलो हाँ ना? ये सब कुछ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में आता है। ठीक है जी? पक्का 100% है। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और हमारा अगला टॉपिक क्या है? मनी सप्लाई। मनी सप्लाई किसके हाथ में होता है? मनी सप्लाई वो भी आरबीआई के हाथ में होता है। और बड़ा सिंपल टॉपिक है मनी सप्लाई, यानी कि जितना पैसा हमारे देश के अंदर है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। अगर ये बढ़ गया मनी सप्लाई तो क्या होगा? अगर बढ़ गया मनी सप्लाई तो क्या होगा? एमएस का मतलब मनी सप्लाई।
ऑब्वियसली लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली ऐसा होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली लोगों का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा एंड वाइज वर्सा। अगर मनी सप्लाई कम हो जाए तो क्या होगा? ऑब्वियसली इनकम कम हो जाएगी, ऑब्वियसली परचेजिंग पावर के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। समझ गए बेटा? अच्छे तरीके से बात बोलो, हाँ है ना? पक्का 100% है ना? या अगला आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। साइकोलॉजी के हिसाब से तो पता नहीं कितनी कितनी मार्केट चलती है। अगर लोग कभी किसी चीज को लेकर पॉजिटिव होते हैं तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, अगर किसी चीज को लेकर नेगेटिव होते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाती है। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत मैटर करता है। और मैंने आपको बताया था अभी जब मैं आपको फेसेस पढ़ा रहा था, याद होगा आपको, जब कॉन्ट्रैक्शन फेस आना शुरू होता है पीक के बाद, अगर किसी ने 15 साल से 10 साल से अपना बिजनेस स्टार्ट करा हुआ है और उसको ऐसा लगता है यार काम नहीं चल पा रहा, तब भी वो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक या फिर थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है। हिंदी में बोलूं तो सकारात्मक रहने की कोशिश करता है कि नहीं चल जाएगा। 15 दिन की, 1 महीने, 2-3 महीने की बात है। लेकिन होता क्या है कि वो चीज लंबी खिंच जाती है, क्योंकि मार्केट कैसे चल रही है, कॉन्ट्रैक्शन फेस चल रहा है, ये किसी को नहीं पता कितने समय में खत्म होगा, ये किसी को नहीं पता। तो वो चीज लंबी खिंच जाती है, चलती रहती है। अब ऐसे केस में प्रॉब्लम ये होती है, क्या होती है बताओ? ऐसे केस में प्रॉब्लम ये होती है कि इंसान का पैसा डूबता रहता है उस वक्त ऑप्टिमिज्म की वजह से। लेकिन फिर उसके बाद पैसे में से आ जाता है कि भाई अब मेरे को इन्वेस्ट नहीं करना, अब मार्केट पूरी डल हो चुकी है, कहीं से रिटर्न नहीं आ रहा, एक दूसरे को लोग पेमेंट नहीं दे रहे, एक दूसरे के पास फंस गई है। फिर दोबारा से एक्सपेंशन फेस आता है, रिकवरी होती है। तो लोगों के सेंटिमेंट जिस तरीके से चल रहे हैं ना उस समय पे, वो भी बड़ा ज्यादा मैटर करते हैं कि कौन सा फेस आएगा। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर वो ज्यादा मैटर करता है। अगर अच्छा फेस चल रहा है, एक्सपेंशन फेस चल रहा है, तो एक दूसरे को देखा देखी लोग एक्सपेंड करते हैं, एक दूसरे को देखा देखी लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। समझ गए बेटा? अच्छे तरीके से बात, पक्का? तो इसको साइकोलॉजिकल फैक्टर कहते हैं। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए बेटा? चेंज इन अफेक्टिव डिमांड, फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, मनी सप्लाई और साइकोलॉजिकल फैक्टर। समझ गए बेटा? अच्छे तरीके से बात बोलो, हाँ है ना? पक्का 100% है ना? अगले पॉइंट क्या आते हैं? जैसे वॉर या पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन या टेक्नोलॉजी शॉक्स या नेचुरल फैक्टर्स या पॉपुलेशन ग्रोथ। समझ गए बेटा? अच्छे तरीके से बात बोलो, हाँ है ना? पक्का 100% है ना? जैसे मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जैसे जब कहीं पे वॉर हुई, जैसे अभी यूक्रेन और रशिया की कोई वॉर हो रही है, रशिया ने बिल्कुल यूक्रेन को खत्म सा कर दिया। अब वहां पे जब एकदम से कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू होगी ना, तो दोबारा से एक्सपेंशन फेस आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी। चाहे सरकार किसी दूसरे से उधार लेकर स्पेंडिंग कर रही है, लेकिन उनकी स्पेंडिंग की वजह से दोबारा से एक्सपेंशन फेस आएगा। तो इसको बोलते हैं पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है? इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल शॉक। टेक्नोलॉजिकल शॉक का मतलब क्या हुआ? टेक्नोलॉजी एट द एंड ऑफ द डे मैटर करती है या नहीं करती है? टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आ रहे हैं वो मैटर करते हैं, बिल्कुल मैटर करते हैं। अब मेरी बात समझ रहे हो? एआई आ गया, अब इसकी वजह से काफी लोगों की जॉब चली जाएगी, ये तो आप सुन ही रहे हो। एडिटर्स की जॉब चली जाएगी, बहुत सारे क्रिएटिव फील्ड्स हैं उनको नुकसान होगा। तो एआई की वजह से बहुत नुकसान होने वाले हैं। लोगों को अपनी स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा। ऐसे चेंजेस पहले भी आ चुके हैं, पास्ट में भी आ चुके हैं, लेकिन अपनी स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा। बट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, तो रिसेशन आने के चांसेस हैं। जब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजिकल शॉक्स होते हैं, तो पुरानी सारी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। नेचुरल फैक्टर, ऑब्वियसली पेंडेमिक एक नेचुरल फैक्टर है जो 2020 में आप सब लोगों ने देखा, जिसका मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूं कि उसकी वजह से कैसा कॉन्ट्रैक्शन फेस आ रहा है। समझ गए बेटा? अच्छे तरीके से बात। और पॉपुलेशन ग्रोथ, ऑब्वियसली जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी। जितनी पॉपुलेशन उतनी पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी। पर कैपिटा इनकम कम होने का मतलब उतनी पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी। पर कैपिटा इनकम कम होने का मतलब लोगों की
पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से पर यूनिट वैल्यू कम हो जाएगी। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से बोलो हाँ या ना, पक्का 100% है ना। सो दिस इज ऑल, मतलब खत्म, यहां पे चैप्टर आगे है ही नहीं, यहां पे चैप्टर आगे है ही नहीं, ठीक है जी। रेलेवेंस क्या है इसकी, ये एक टॉपिक है और बड़ा सरल टॉपिक है, इससे कुछ एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। रेलेवेंस ऑफ बिजनेस साइकिल इन टेकिंग डिसीजन ऑफ बिजनेस, एक्सपेंशन फेज, कॉन्ट्रैक्शन फेज, पीक या फिर कोई दूसरा फेज देख कर ही आपको डिसीजन लेना चाहिए। मतलब बड़े सारे ऐसी चीजें होती हैं, जैसे एक्सपेंशन फेज चल रहा है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट करने का समय है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है तो आपको पल्स ऑफ द इकोनॉमी को समझ जाना चाहिए और आपको उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए। नहीं चल रहा है काम तो कोई बात नहीं, इतना नुकसान मत करो, बार बार सारा पैसा मत डालो और अपना पैसा निकाल लो। तो रेलिवेंस का मतलब यही है कि आपको डिसीजन मेकिंग करते वक्त एक बार देखना चाहिए कि इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से बोलो हाँ ना, पक्का। हमारा चैप्टर खत्म हो गया, क्या बात है। जैसे मैंने आपको वादा करा था कि 2 दिन में मैं आपको पूरा चैप्टर खत्म करवा दूंगा, तो 2 दिन में पूरा चैप्टर हमने खत्म कर लिया। एक बार कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चन है लेकिन घर पे खुद अपने आप ही करना। पहले क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं, चलो क्या लिखा हुआ है। द टर्म बिजनेस साइकिल रेफर्स टू द अप्स एंड डाउन्स इन प्रोडक्शन, द फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, और इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड डिमिनिशिंग रेट ऑफ सेविंग। तो किस चीज को आप बोलोगे कि ये बिजनेस साइकिल की सही डेफिनेशन है? द अप्स एंड डाउन्स इन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी और द फ्लक्चुएशन लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्वियसली इसका आंसर बी होना चाहिए, मॉड्यूल में जो मर्जी दे रखा हो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए बी। समझ के बेटा अच्छे तरीके से बात। बिजनेस साइकिल का मतलब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, कभी इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत अच्छी चल रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन और कंजम्पशन को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, बहुत अच्छी चल रही है, और कभी बहुत कम चल रही है। या दूसरा, अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सटेंडेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज बिजनेस साइकिल। सॉरी, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन फेज। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात, पक्का। या ट्रफ ऑफ अ बिजनेस साइकिल अकर व्हेन डैश हिट इट्स लोएस्ट पॉइंट, इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ऑब्वियसली एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी जब लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है तो उसको ट्रफ कहते हैं, या फिर द लोएस्ट पॉइंट इन द बिजनेस साइकिल इज रेफर्ड टू एज ट्रफ। A leading indicator, a variable that tend to move along with the level of economic activity, a variable that tend to move in advance, a variable that tend to move consequent, और a variable that is nothing above। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा ऑब्वियसली एडवांस वर्ड जो लिखा हुआ है, लीडिंग इंडिकेटर एडवांस वाला है, ठीक है जी। तो आपका बिजनेस साइकिल वादे के अनुसार 2 क्लासेस में खत्म हो गया है ना जी। और हमारा अगला चैप्टर जो शुरू होने जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स में, और उसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड, यस, नेशनल इनकम, बिजनेस साइकिल, इंटरनेशनल ट्रेड। मुश्किल चैप्टर, डिमांड सप्लाई नहीं करवाया जाता यहाँ पे, डिमांड सप्लाई से शुरू करो या फिर कॉस्ट प्रोडक्शन वगैरह करवा दो, वो होगा। डिमांड भी कोई आसान चैप्टर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसका थोड़ा बहुत आपने करा हुआ है। हम ऐसे मुश्किल चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं अपने यूट्यूब करियर की, जहां पे बच्चों को हम डिलीवर कर पाए जो चीज में सबसे ज्यादा मुश्किल होती है उनको, ठीक है जी। सो क्योंकि आज चैप्टर ही हमारा खत्म हो गया है, तो हम आज करते हैं क्लास खत्म यहीं पे ही। और इंटरनेशनल बिजनेस अगर मैं अभी करवाना शुरू कर दूंगा तो काफी लोग अभी जो क्लास में नहीं है, जो बिजनेस साइकिल का सोचकर अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा लगेगा कि सर ने पहले ही शुरू करवा दिया। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाए, बिजनेस साइकिल के नाम से थंबनेल आ जाए, तो लोगों को पता रहेगा कि हाँ सैटरडे को इंटरनेशनल ट्रेड का थंबनेल आ जाए तो लोगों को पता रहेगा कि इंटरनेशनल ट्रेड की क्लास होनी है, ठीक है जी। सो मिलते हैं हम लोग कब? मिलते हैं सैटरडे को इंटरनेशनल ट्रेड के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर बच्चों लोग, बाय बाय।